सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कल इस शहर कराची में एक बिल्डिंग गिर गई, 16 अफराद जाँ बहक हो गए। रात भर उनके प्यारे अपने प्यारों को उस मलबे तले ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, रोते रहे। किसको एहसास हुआ? किसको ये एहसास हुआ कि जिनके प्यारे मर गए, जिनकी ये जानो माल ख़त्म हो गया, उसका मदावा कौन करेगा? क्या ये पहली बार हुआ कराची में? क्या इससे पहले कोई बिल्डिंग नहीं गिरी? अगर कोई बिल्डिंग गिरी भी, लोग बेघर हुए भी, तो किसको एहसास है? किसी का क्या जाता है? आपका घर तो कायम है ना, आप तो आराम से सोते हैं। आपके प्यारों को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जिसके प्यारे गए उससे पूछो। अगर आप आज जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह की अदालत में आपको एक ना एक दिन ज़रूर जवाब देना होगा। जी हाँ नाज़रीन, बात कर रही हूँ कल रिज़ा सोसाइटी में गिरने वाली बिल्डिंग के हवाले से। और ये बिल्डिंग जो गिरी, जिसका मलबा उठाने का काम अभी भी जारी है, और यहाँ पर अब तक 16 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बच्चा गया। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है? हमें क्या मालूम था कि 1+2 पे जिस पर परमिशन थी उस पर इतनी बड़ी इमारत कायम कर दी जाएगी, और हम यहाँ पर रह रहे हैं। जिसे सवाल पूछो वो ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? आज ये सवाल मैं उठाऊंगी और मैं पूछूंगी कि आखिर इस बात का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले ज़रा आज बात कर लेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर, नुमाइंदे वहीं जाए हादसा पर ही मौजूद हैं, सलमान सुलेमान उनके साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वसीम अख्तर साहब इस पर क्या कहते हैं। सलमान बताइएगा, मेयर कराची का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिल्कुल, रिजविया के इलाके में जो बिल्डिंग ज़मीन बोझ हुई है उस हवाले से हमने मेयर कराची से भी बात की। इस हवाले से वो हम भी हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या समझते हैं किसकी गफलत है ये, और क्या जो है इसके अंदर मामलात मज़ीद होने चाहिए? मज़ीद तो ना हो तो अच्छा है। गफलत डिपार्टमेंट की है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वायलेशंस को रोके, बल्कि बदकिस्मती से वो ख़ुद इन्वॉल्व है इसमें, परमिशन देने में, रिश्वत लेने में, पैसे ले के भोली मासूम आवाम को धोखा दे के जाने ज़ाया कराई हैं। आवाम ये कि उनकी बातों में ना आएँ और इस किस्म की कंस्ट्रक्शन ख़ुद भी ना करें, और लेने वाला ले भी ना ऐसी कंस्ट्रक्शन। जो सर ये एक साल के अंदर ये छठा वाक़या है। ये जो बिल्डिंग बन रही हैं देख के ले, मेहनत की कमाई है, इस तरह से वेस्ट ना करे। मगर ज़िम्मेदारी बिल्डिंग कंट्रोल की बनती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बनती है। बहुत अरसे से इस शहर में ये बात सबके सामने है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रिश्वत लेके बिल्डिंगें बनवाता है। कहीं भी इसका डिनाइल नहीं आया है, सिंध गवर्नमेंट से डिनाइल नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट करती है इस बात को कि हाँ, कल के बयानात हैं ज़िम्मेदारों के कि हाँ, ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिश्वत लेके ये एक्स्ट्रा फ्लोर्स बनवाते हैं, इल्लीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं, वायलेशन करते हैं। जब सब कुछ हुकूमत को पता भी है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते, नोटिस क्यों नहीं लेते? मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको टोटल रीस्ट्रक्चरिंग करें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिवैम्पिंग होनी चाहिए, अच्छे ऑफिसर्स रखें। जितने ऑफिसर्स हैं सिर्फ रिश्वत लेने के लिए काम कर रहे हैं वहाँ, और कराची की जानों से खेल। जी बिल्कुल, देखें मेयर कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि जो SBCA है वो बाकायदा तौर के ऊपर रिश्वत के एवज़ जो है ये इस तरह के बिल्डिंगें जो है वो खड़ी करवाती है, और इसके अंदर सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जितने भी अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। जबकि यहाँ के जो मुतासिरीन हैं उनका ये कहना है कि रिश्वत देने के बाद ये बिल्डिंगें तो बना दी जाती हैं, लेकिन इसका मटीरियल जो है वो नाकिस इस्तेमाल होता है, जिसके बाद इस तरह के हादसा जो हैं वो पेश आते हैं। इस हवाले से तकरीबन 16 अमवात जो है वो अब तक हो चुकी हैं, और दर्जनों अफराद जो हैं वो। बहुत शुक्रिया सलमान, हमारे साथ थे और वो तमाम तर सूरत हाल के बारे से हमें बता भी रहे थे। मेहमानों से मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के फ़हीमुज़्ज़मा साहब। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो हेड शाहिद जतोई साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। शाहिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, ये जो सवाल मैंने अपने इंट्रो में उठाया कि असल ज़िम्मेदार कौन है, इसका असल ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, SBCA है या लोकल गवर्नमेंट है? ये जो आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपने अब्बा की ज़मीनें समझकर बड़ी बड़ी इमारतें कायम की हैं, लोग मर रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, सर कौन जिम्मेदार है इसका? साइमा, हम यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक नारा लगाते थे, चेहरे नहीं समाज को बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। उस वक्त समझ नहीं आता था
कि इस बात का मतलब क्या है। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए वसीम अख्तर साहब ने कितनी आसानी से कह दिया अफसरान को पकड़ो, अफसरान पैसे लेते हैं, अफसरान ये करते हैं। यार ये सब बातें सही हैं, ये लाजिम बात है। FIR अगर कोई गलत कटती है तो किसी थाने का SHO ही काटता है ना, मगर क्या सिर्फ वो SHO जिम्मेदार है? क्या सिर्फ वो अफसरा? देखिए दुनिया के हर शरीफ, जी होश, समझदार, औसत दर्जे के शहर में शहरी हुकूमतें होती हैं। शहरी हुकूमतों का मतलब ये होता है कि हुकूमत और निज़ाम में अवामुन नास का एक रोल होता है। आज आपने कराची के अंदर आप एक KMC है जो कि कराची शहर को रिप्रेजेंट करती है। वसीम अख्तर साहब रोते रहते हैं कि जी मेरे पास तो 10% कंट्रोल है शहर का, 15% है। मसला यह है कि KMC का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, मातहत डिपार्टमेंट, जिसका नाम था मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के मातहत एक डिपार्टमेंट होता था, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट कहलाता था। बाद में उस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को KMC से निकाल के कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई, मगर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रही KMC के मातहत। अच्छा, KMC के मातहत का मतलब ये नहीं कि KMC के अफसरान के मातहत थी। कराची में इस वक्त 247 यूनियन कमिटीज और यूनियन काउंसिल्स हैं। और जिस इलाके में किसी भी शरीफाना मुल्क के अंदर, शहर में अगर एक गलत बोर्ड लगता है तो जो यूनियन के लोग होते हैं, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी के लोग होते हैं, उनको वो नजर आता है। अगर उसके बावजूद अगर गलत काम होता है तो आज जो लोग शोर कर रहे हैं कि ये अफसरान बाला और बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान पैसा लेके कर देते हैं, फिर वो उसका जिम्मेदार होते हैं। आज तो उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ अवाम को एक जिम्मेदारी है कि वो अफसरान को गालियाँ दें। अच्छा देखिए, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसको आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। इसलिए नहीं बनाया कि आपको कोई सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल से दिलचस्पी थी। आप बुनियादी तौर पे कराची की जो बिल्डिंग कंट्रोल, जो कि एक बहुत ये कोई एक इलाके का मसला तो नहीं है ना कराची के। आप भी कराची के रिहायशी हैं, मैं भी कराची की रिहायशी हूँ। कराची के हर इलाके में बिल्डिंग की तामीरात होती हैं। वो NOC कौन जारी करता है कि 1+2 पर आप बड़ी बड़ी मंजिल की इमारतें तामीर करते हैं? बीबी, पहली बात तो ये है कि कोई NOC जारी किए बगैर 8-8 मंजिला बिल्डिंग इस शहर में बन जाती है। पूरी कच्ची आबादी के कयूमाबाद, गिजरी, हर जगह पे 80 गज के प्लॉट पे आपको 8 मंजिला बिल्डिंग नजर आएगी। आपके ख्याल में वो बिल्डिंग कंट्रोल से परमिशंस लिए गई हैं? एक ठेकेदार मिलता है, मालिक के पास आता है, उसको आके कहता है कि आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा, पैसे मैं लगाऊंगा, बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी कमाई होगी उसको बांट लेंगे। तो सर यही है ना सर, रिश्वत पर हो रहा है ना मामला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। एक इमारत बन रही है, किसी को मालूम ही नहीं है वो इमारत कैसे बन रही है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये मसला सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल का नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल 100% इन्वॉल्व है, बिल्कुल उसके अफसरान पैसा लेते हैं, ठीक है, मगर आप कुछ भी कर लें, आप कराची के अंदर वो ईमानदार सारे के सारे बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान नहीं ला सकते जब तक मोहल्ले का, इलाके का अपना एक रोल ना हो। अच्छा। और वो सिर्फ शहरी हुकूमत के थ्रू आता है। वो अगर आप DG और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के मातहत देंगे तो ये ऐसे ही होता रहेगा। फहीम साहब पॉइंट टेकन। सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। शाहिद साहब, जो फहीम साहब ने निशानदेही की है, कुछ जो इशूज हैं, कौन जिम्मेदार है? असल जिम्मेदार कौन है? ये जो कराची का नक्शा तबाह बर्बाद किया, ये आजकल में तो नहीं हो गया, ये तो बरसों की दास्तान है। किसने तबाह किया कराची को? देखिए सुमैया, ये कराची जो है बिल्कुल एक ऐसा शहर है, बल्कि दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक ऐसा शहर है जिसको बहुत मनसूबाबंदी के साथ बर्बाद किया गया। ये शहर जो है एक ज़माने में यहाँ रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ कोई इदारा जो है वो कंट्रोल में नहीं था और जो जिसकी मर्ज़ी आती थी वो कर लेता था। मैं तो समझता हूँ कि कराची को सबसे ज़्यादा बदअमनी ने और इसकी जो लिसानी और नस्ली बुनियादों पर तकसीम है उसने तबाह किया। अच्छा। उसने इदारों को तबाह किया और आपस की जो सियासी लड़ाई है उसने तबाह किया कराची को। और कराची को ओन करने वाले जो थे, जो कहते थे कि हम कराचीआइट हैं, उन्होंने भी लूटा। अच्छा। और जो कहते थे कि नहीं इनका कराची नहीं, ये हमारा कराची है, अच्छा, उन्होंने भी लूटा।
ये शहर जो है जितना लुटा है, तो जितना बर्बाद हुआ है। पार्टी दोनों जमातों क्या इसमें कसूर है, आप ये कह रहे हैं? आज जी मैं कहता हूँ ये सबका कसूर है, जिसके हाथ जो लगा, और ख़ास तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, ये कराची में कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। और मैं आपको बता दूं, जरिया है भी, आज भी है। और मैं सब आपको बता दूं कि कराची का जो मास्टर प्लान, जिस पर कभी शहरी हुकूमत भी अमल करती थी और उसके बाद सूबाई हुकूमत भी अमल करती थी, अगरचे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के पास चली गई थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी जो है, फ़हीम भाई बताएंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। अच्छा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये पोर्शन बनाने के, मल्टी स्टोरी बनाने के जितने परमिशन दिए गए, अच्छा। किसने दिए ये अच्छी तरह सारे शहर को पता है। उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि इस इदारे से कितना कमाई हो सकती है। अच्छा। फिर जिसका जो दिल आया उसने इस इदारे को इस्तेमाल किया, और इस इदारे ने हुक्मरानों को रोज़ाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा के दिए। और इस इदारे के परसों जो है लोगों को, बिल्डिंग गिरने से एक दिन पहले 28 लोगों को हुकूमत सिंध ने करप्शन के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया है। वो कल घिराव कर रहे थे। 28 लोग हैं जिन्होंने अभी चार्ज संभाला था? जी ये अभी सिटिंग थे ऑफिसर्स, सारे इनको निकाला है। इन्होंने कब चार्ज संभाला था? 6 महीने पहले, 8 महीने पहले? भाई ये तो 2, 3, 4, 5 महीने के लिए आते हैं। ये इसका इनका क्या कसूर? ये जो है नीलाम होती है, नीलाम होती है। शाहिद भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है। जी बिल्कुल, इस शहर को बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी ने और लिसानी तकसीम ने तबाह किया है। इसके इदारों को तबाह किया है, इसकी ओनरशिप को तबाह किया है, इसके साथ लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, इसके साथ। चले आपका पॉइंट आ गया। फारूक सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इसी देंगे। फारूक साहब, जाहिर है एक बड़ी स्टेक होल्डर रही है MQM, और आप भी बड़ा अरसे तक उसका हिस्सा रहे। असल कसूरवार कौन है फारूक सत्तार साहब? बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बताइएगा, जो आज कराची का हशर हो गया। देखें, जो कराची को ओन नहीं करते ना, तो उन्होंने तो कराची के साथ जैसा सलूक किया वो तो सब जानते ही हैं। अच्छा। लेकिन जहां दिल रोता है वो ये है कि जो लोग दावा करते रहे कि हम कराची को ओन करते हैं और कराची हमारा सब कुछ है, उन्होंने जैसा सलूक किया है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद क्या हम किसी और का शिकवा क्या करें? जो ओनर थे उन्होंने ही कराची की लुटिया डुबोई है। देखिए, मैं तो दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, और मैं उस सारे सफर का हिस्सा था जी। अब मैं ये कहूँ कि हाँ, मैं शायद या तो खामोश रहा, या ये कि आप एक कराची वाले होकर फारूक भाई उस वक्त क्यों खामोश रहे? कराची को लुटता हुआ, बर्बाद होता हुआ आपने देखा? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, या तो मैं खामोश रहा, अच्छा। या मैं चंद लोगों के साथ अकेला लड़ता रहा। अच्छा। और सरवाइव करता रहा, बस यही हुआ। अच्छा। और मैं ये समझा कि जब मेरे हाथ में MQM आ गई, हाँ। तो अब सारा बिगाड़, सारी खराबी, और ये जो माफिया हमारे यहाँ भी है, जिसने कराची की शहरियत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लूट मार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैंने कहा कि मैं ये दुकानें बंद करवाऊंगा। अच्छा। ये जो कब्जे हैं उसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। ये जो नाजायज तामीरात हो रही है इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। ये जो कुछ भी हो रहा है, अब मैं नए लोगों को ओनरशिप दूंगा, नौजवानों को आगे लाऊंगा। मैं हर तबके के, हर कौमियत के, हर जबान बोलने वालों को। फारूक सत्तार साहब, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी ना जब आपने ये सोचा, जब आप थे जमात में और ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने उस तरह से फाइट क्यों नहीं की कि आपकी बात सुनी जाती? देखिए, फाइट तो मैंने जैसे आज कर रहा हूँ वैसे उस वक्त भी की थी। अच्छा। लेकिन मैं पब्लिक में नहीं कह सकता था, ये पार्टी के अंदर का डिसिप्लिन था। अच्छा। मेरी मजबूरी थी। अच्छा। तो मैं कहता नहीं था। या तो मैं भी मायूस होकर बैठ जाता या मुल्क छोड़ के चला जाता। अच्छा। लेकिन ना मैं मुल्क छोड़ के गया, ना पार्टी छोड़ के गया, न नई पार्टी बनाई, न किसी और पार्टी में गया। ये जो मेरे माफिया के लोग वडेरे, इन्होंने ये सारे काम किए जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं किए, और आज ये सबसे बड़े दावेदार बने हुए कि ये कराची की तकदीर को बदलेंगे। आज कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने MQM को। मैंने जब संभाल लिया, सबको बचा लिया, मुल्क दुश्मन नारे लगने के बावजूद भी मैं खड़ा हो गया रियासत के साथ, मैं खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ,
तो ये जो मेरे अपने लोग थे, इन्होंने मेरी जड़ें काटी और इन्होंने अपने मफादात को तरजीह दी। मैंने कहा अब इंसान के बच्चे बन जाओ, अब हम सुधार लेंगे, हम ठीक कर लेंगे, हम जो नुकसान हुआ उसका इजाला भी कर देंगे। हम नए लोग जिनमें एनर्जी है, नए लोग जो जिनके पास। फारूक सत्तार साहब चले मैं आती हूँ, मैं पूछूंगी ना, ज़ाहिर अभी भी टाइम है, अगर आप अभी भी कुछ करना चाहेंगे तो कैसे करना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए, फ़हीमुज़्ज़मान साहब भी हैं। फ़हीम साहब, फारूक सत्तार साहब की बात आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं उस वक्त भी फाइट करता था, मैं अभी भी कर रहा हूँ। क्या वाकई आपको लगता है कि फाइट की गई उनकी जानिब से? देखिए, इंडिविजुअल्स की फ़ाइट चाहे वो फारूक सत्तार साहब ने की हो या फ़हीम ज़मान ने की हो, ख़ास मायने नहीं रखती। बुनियादी तौर पे स्ट्रगल या जद्दोजहद इस बात के लिए होना चाहिए कि कराची शहर को एक ऐसा निज़ाम, और मैं सिर्फ कराची शहर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के तमाम शहरों की, सिंध के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम शहरों की भी बात कर रहा हूँ। शहर को आपने ऐसा निज़ाम देना है जो अपने आप को ठीक कर सके। अच्छा। देखिए, जब आप म्यूनिसिपल यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों को ओनरशिप नहीं देंगे, हाँ। और बिल्डिंग कंट्रोल और ये जितने आज सारे अलग अलग इदारे बना के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध सॉलिड वेस्ट बना दिया, इसका मकसद ये नहीं है कि सिंध को ठीक किया जाए, इसका मकसद ये है कि डीजी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मिनिस्टर को ठीक किया जाए। सही। या तो पहले जो फारूक सत्तार साहब बात कर रहे थे कि वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम की तरफ वो इशारा कर रहे थे, वो पैसा बना रही थी, आज एक विद इन पॉलिटिकल पार्टी एक खास किस्म का तबका पैसे बना रहा है। जो कुछ माजी में हो गया वो तो हो गया, मगर खुदारा आज बैठ के ये तो तय करो कि आने वाला वक्त कराची के लिए कैसा होगा। सही कह रहे हैं आप जमहूरियत की बात करते हो मगर अवामुन नास पे आप भरोसा नहीं करते। जब तक ये सरकारी मुलाजिम, ये ब्यूरोक्रेसी अवामुन नास के तहत, मोहल्ले के तहत, टाउन के तहत, डिस्ट्रिक्ट के तहत नहीं आएगी, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीमुज़्ज़मान साहब, बड़ा मुफस्सल गुफ्तगू आपने की और हमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई। ज़ाहिर है कराची कौन वारिस है, ये सवाल तो हमेशा करते हैं, लेकिन कराची ही एक वाहिद शहर है जिससे हर कोई कुछ ना कुछ लेना ज़रूर चाहता है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। नून लीग को हमने देखा कि कराची में बड़ी मुतहरिक थी, कल एमक्यूएम के वफ़द से मुलाकात की, आज फारूक सत्तार साहब से भी मुलाकात की। तो फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, खुद शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर हम आपसे मिलने के लिए आ जाए, तो ये मुलाकात एक आम मुलाकात थी या कोई पेशकश भी हुई आपको जमात में शमूलियत के हवाले से? देखिए, इनके वक्त के आज जो आला सतह का वक्त आया, मुझे ये पेशकश तो गुज़िश्ता एक साल से PMLN की तरफ से हो रही है। अच्छा। एहसन इकबाल साहब ने मुझे कम से कम 4 मरतबा फोन करके कहा कि हम आपको अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ खड़ा करेंगे, पूरा सिंध आपके सुपुर्द करेंगे, आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी देंगे। अच्छा। आपको सिंध पूरा, आप सिंध के आप सदर भी होंगे, आप किसी तरह PMLN में आ जाए। आपकी कदर आपके लोगों ने नहीं की, हम आपकी कदर करते हैं। हमने आपके 35 साल देखे हैं। तो फिर आपने क्या सोचा? नहीं, वो तो मैं उनको पहले ही इस बात से इनकार कर चुका हूँ। अच्छा। ये तो मेरे इनकार के बाद अब आए थे मिलने कि जो मेरा तजुर्बा है, और मैं 40 सालों से सियासत में हूँ, मैं लेकिन उसी घर में हूँ जहाँ मैं रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी, दयानतदारी, मेरी इंटेग्रिटी, मेरी ऑनेस्टी, मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी। तो फारूक सत्तार साहब, मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं आऊंगी, आप करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाए माजी में, वो आज अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों आप नून लीग के साथ मिलकर नहीं करना चाहते? इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले फारूक सत्तार साहब हमसे बात कर रहे थे। फारूक साहब, आपने कहा कि मैंने ये जो दावत उनकी तरफ से थी ये 1 साल से दी जा रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या इनकार की कोई खास वजह है? क्योंकि आपने कहा कि माजी में जो मैं काम नहीं कर सकता था मैंने अभी करने की कोशिश की, तो ये तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना आपको। देखिए, बुनियादी तौर पर जो
पाकिस्तान का इस वक्त सियासी और इंतजामी ढांचा और निज़ाम है ना, उसमें और आईन में कुछ चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। आईन अच्छा है पाकिस्तान का, बड़ा जामे है, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी का मसला खुदा खुदा करके हल हुआ। लेकिन जो फहीम जमा साहब बात कर रहे थे ना कि मकामी खुद मुख्तारी, आम आदमी को बाइख्तियार बनाना, मेरे जिले में सेंट्रल हो, ईस्ट हो, मलीर हो, साउथ हो, वेस्ट हो या कुरंगी हो, वहाँ के रोजमर्रा के मामलात में मेरा इख्तियार होना चाहिए कि ग्राउंड +1 बनेगा, ग्राउंड +2 अगर मास्टर प्लान में नहीं है तो नहीं बनेगा ना। सही है। लेकिन वहाँ क्या कम्युनिटी पुलिस है, इलाके के यूसी चेयरमैन और इलाके के कम्युनिटी के पास ये इख्तियार है कि अगर बिल्डिंग कंट्रोल वाले पैसे लेकर, और वो जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल थी आज वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो गई है, उसको जवाबदेह है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ना मेयर को है। और मेयर ने कितने धरने किए बिल्डिंग कंट्रोल लेने के लिए, मेयर बेख्तियारी का रोना रोए, इससे काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, मेयर बेवसाइल नहीं है उसका रोना रोए। अबे 2500 तेरे पास फौज है भाई, काउंसलरों की, यूसी चेयरमैनों की, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों की, जाके एक 24 घंटे का धरना तो दे। फिर देख, साबिक मेयर फारूक सत्तार भी तुम्हारे साथ बैठेगा और साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल भी वहां लग ये रहा है। फारूक सत्तार साहब, अभी भी आपको एमकेएम से ही उम्मीद है? मुझे उम्मीद, देखें जायज ना जायज, अब मेयर तो एक बन गया है ना कराची का, अब वो मेयर रोना रोता रहे बेख्तियारी का और 3.5 भी कर रहा हो वो, और पार्टी भी जिम्मेदारी ना उठाए, तो भाई खालिद मकबूल साहब भी तो जिम्मेदार है ना। अगर मेयर की अपनी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने कितनी तामीरात रोकने के लिए अपने कारकुनों के जरिए से, आज नाज़माबाद में क्या हो रहा है, ये तो गोलीमार में ये इमारत गिरी, अभी तो लियाकताबाद में अल्लाह ना करे ऐसे सानियात ना हो, ओल्ड टाउन में हो चुके हैं। अब ये सानियात नाज़माबाद जैसे इलाके को बिगाड़ दिया, उसकी शक्ल बदनुमा कर दी। ये नाजायज तामीरात, गैर कानूनी तामीरात, बेहंगम तामीरात ने कराची को तबाह कर दिया। ओनरशिप नहीं है, इसीलिए मैंने ये अलम उठाया है, ये जहाद करूंगा मैं कराची के नौजवानों को मिलाकर, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। अपनी जमात बनाएंगे आप? एक आजाद ग्रुप फिलहाल बनाया है। अच्छा। और इसी आजाद ग्रुप के अगर मुझे एमक्यूएम नहीं मिलती, मैं अदालत में हूँ, इंशाल्लाह मेरे हक में फैसला होगा। सही है। मेरे कारकुनान मुझे पार्टी दिलाएंगे, इनके बल्दियाती गुब्बारे से हवा निकलने दें, फिर आप देखें इंशाल्लाह कैसे मोबिलाइजेशन होती है, लोग खड़े होते हैं। चले फारूक साहब, वो काम जो आपने पार्टी में रहकर नहीं किया वो देख लेते हैं कि पार्टी से हटके आप वो काम कैसे करेंगे। जरा शाहिद साहब से भी सवाल कर लूं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जी जी। पार्टी में रह के कोशिश की 2016 से पहले भी, और 2016 के बाद तो जब मैंने सोचा कि अब मैं कर सकूंगा, तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये बिगाड़ इतना नीचे तक चला गया है कि मैं बिगाड़ को फारिग करूं उससे पहले ये मुझे फारिग कर देंगे। तो अब ये कराची के अवाम सोचे कि इस माफिया जो पतंग के पीछे छुपा हुआ ये माफिया है, इसे एक्सपोज करना होगा, अच्छे हाथों में पार्टी को देना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 35 साल से कम उम्र के लोगों को राब्ता कमेटी दे दें। 35 साल से कम उम्र का, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में। हमें ये सफर को दोबारा नजरियाती बुनियादों पर इज्तिमाई मफाद के लिए काम करना होगा। तो यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है एमकेएम की जमात की, आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। फारूक साहब, पॉइंट आ गया। शाहिद साहब, ये जो नून लीग कराची आई है, ये ऐसे ही कराची आ गई है या इसके पीछे कोई और कहानी है? जी, नून लीग जो है वो यहाँ कराची में आके उन सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिली है। जो सियासी जमातें या तो हुकूमत की हिमायत करती हैं या खुल के मुखालफत नहीं करती हैं। एक बात तो क्लियर होगी, जो हुकूमत की मुखालिफ जमातें हैं, वाकई अपोजिशन वाली जमातें हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात कराची में नहीं करी, ना ही सिंध के पर्सपेक्टिव में मुलाकात करी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मीडिया टॉक्स में ये वाजे नहीं कर सके हैं कि ये चाहते क्या हैं। अच्छा। इन मुलाकातों का मकसद क्या है, क्या हुकूमत के खिलाफ कोई महाज बना रहे हैं। अच्छा। या हुकूमत के लिए नरम गोशा रखने वाली सियासी जमातों को हुकूमत से अलग करने के चाहते हैं, या फिर ये है कि ये कोई और एजेंडा है, ये भी वाजे नहीं है।
और फिर कल जो हुआ है मुस्लिम लीग नून में के मुस्लिम लीग हाउस में जो नून लीग का इजलास हुआ, उसमें जो आपस में इनकी लड़ाई हुई है, उसमें इनकी धड़ेबंदी भी वाज़ेह हो गई है। ऐसे लगता है कि एक मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है और एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, ये धड़ेबंदी भी वाज़ेह हुई। अच्छा। और जो जिन लोगों से, जिन सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे थे, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये किस धड़े का मौक़िफ़ लेके आए थे और इनका एजेंडा क्या था। चले वो कुछ दिनों में वाज़ेह हो ही जाएगा। कराची का ये दौरा जो है, तो मुझे लगता है कि कोई एक बड़ी सियासी मूव बनने जा रही है नून लीग के हवाले से। अब ये पॉलिटिकल मूव जिसकी आपने बात की है, गैर मुतवक्के होने जा रहा है। बिल्कुल गैर मुतवक्के होने जा रहे हैं। ठीक है फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और शाहिद साहब हमारे साथ रहिए, क्योंकि ज़रा मैं कोरोना पे बात कर लूँ, क्योंकि कोरोना भी पूरी दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है और पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़ाहिर लोगों में पैनिक भी है, खौफ व इराज़ भी है। बार बार जो हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस आप ज़रूर लें। ज़रा इस इशू पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया सर। सर पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है 6 केसेस हैं, आप बताइएगा सर ये 6 ही केसेस हैं या और भी केसेस हैं? कितने केसेस पॉजिटिव आए अब तक? पाकिस्तान में अब तक तकरीबन हम 200 सस्पेक्टेड मुश्तबा जो मरीज़ हैं कि जिनके बारे में हमें ये शक है कि उनको कहीं कोरोना वायरस ना हो, उनको हम टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा सर, ये केसेस रिपोर्ट कहाँ हुए? जी 3 सिंध में हैं और 3 फेडरल एरिया में। तो सर ये जो कोरोना से जो मुतासरा मरीज हैं, जिस तरह से आपने बताया, क्या ये स्टेबल हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं? जी ये सारे स्टेबल है और सारे ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं। अच्छा सर, लोगों के अंदर फिर भी खौफ है। लोग ये कह रहे हैं कि केसेस जितने आप लोग बता रहे हैं, हुकूमत बता रही है, केसेस उतने नहीं हैं, हुकूमत कुछ छुपा रही है। कुछ वजाहत करेंगे आप इसकी? जी मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मुसद्दका तौर पे बगैर किसी शक शुबे के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ में यकीन नहीं करती कि अगर हमें किसी केस का पता हो और हम उसको पब्लिक डोमेन में ना बताएं। हम मुकम्मल शफाफियत पे यकीन रखते हैं और पब्लिक हेल्थ के आउटब्रेक्स के दौरान ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत बहुत ही ज़रूरी होती है। लिहाजा इसमें मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन 5 केसेस के अलावा कोई केस नहीं है जो हमारे इल्म में हो कंफर्म्ड केस। हमारे पास बहुत सारे बड़े शहरों में जी सर सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, उनके हम टेस्ट लेते हैं, उनको चेक करते हैं। अगर जब वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम कंफर्म करते हैं कि जी ये कंफर्म पेशेंट है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो उसको साइन सिम्टम्स इस तरह के थे, लेकिन एक्चुअली ये साइन सिम्टम्स किसी और वजह से थे, कोरोना वायरस की वजह से नहीं थे। तो इसके बारे में बिल्कुल किसी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट है और मैं इससे ज़्यादा इस पे जोर दे के ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और इसके अलावा। सर तो ईरान से जितने लोग आए थे डॉक्टर साहब, क्या उन सबको क्लियर कर दिया गया है? ईरान से जी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और जो पहले आ चुके थे उनको हम फॉलो अप कर रहे हैं। उनमें से वो तकरीबन 7000 लोग थे, उनमें से मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक 6000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो अप किया जा चुका था, वो सारे क्लियर थे। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। ठीक है ज़फ़र साहब साथ हमारे मौजूद हैं और हम बात वायरस के हवाले से ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद भी कुछ सवालात करेंगे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कोरोना की वजह से बलूचिस्तान के और सिंध के स्कूल्स बंद कर दिए गए। सर क्या वाहिद और हतमी हाल यही था, वहाँ पर स्क्रीनिंग के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए जा सकते थे स्कूल्स में? जी बात इसको ज़रा समझ लें मेरे जवाब को। हम वफाकी सतह पे ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि स्कूल बंद किए जाएं, लेकिन
सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सूरत हाल को सामने रख के अपनी अपनी मशावरत के नतीजे में अगर कोई फैसले करना चाहती हैं तो ये उनका हक है, लेकिन वफाकी सतह पे ना हमने स्कूल बंद किए हैं ना हम इसको। तो सर क्या सूबाई हुकूमतों से इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है आपकी? हमारी तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन है, मशावरत है, हमारी के साथ वीडियो लिंक्स पे रखते हैं इस सिलसिले में। लेकिन ये जो स्कूल बंद करने के हवाले से इस पे हमारी मशावरत नहीं हुई, हमसे नहीं पूछा गया, ये उन्होंने खुद फैसला किया है। और मैं इसका ये जवाब दूंगा कि उन्होंने जो मुनासिब समझा किया, लेकिन ये कौमी पॉलिसी नहीं है और वफाकी सतह पे हम इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या पहला केस हुकूमती गफलत की वजह से पेश आया? अगर स्क्रीनिंग हो जाती तो ये केस ना होता, आप तायद करेंगे इस बात की? नहीं जी, मैं इसकी तायद नहीं करूँगा, इसलिए कि देखें, जिस वक्त आप स्क्रीनिंग करते हैं उस वक्त अगर आपको साइन सिम्टम्स नहीं हैं तो वो स्क्रीन में वो शख्स निकल सकता है, बाद में उसको साइन सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का फौरन एक स्टेटमेंट दे देना जी कि नेग्लिजेंस है और किसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे, मेरा ख्याल है ये रवैया गलत है। हमारे लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उस शख्स को बाद में साइन सिम्टम्स हुए और उसको फिर फौरी तौर पे, चूँकि उसको सही मालूमात दी गई थी उस वक्त निकलते हुए, आप इसकी तारीफ करें और इसको समझें कि उसको उस वक्त सही ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपको बाद में अगर इस तरह के कोई साइन सिम्टम्स हों तो रिपोर्ट करें। तो उस शख्स ने खुद जाके आगा खान में रिपोर्ट किया और उसको फिर वहाँ पे दाखिल किया गया, उसका टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव निकल आया। तो ये कोई नेग्लिजेंस मैं नहीं इसको समझता। और वैसे अगर देयर इज़ नो परफेक्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, अगर आप अब अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं, साउथ कोरिया में तो हज़ारों केसेस हो गए हैं, आपके ख्याल में हमारा सिस्टम उनसे बेहतर है? लेकिन ये चीज़ें होती हैं ऐसे मामलात में। हम अपनी हमारी बसात समझ है उसके मुताबिक कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करते हैं हम हुकूमत की बात हैं, ज़ाहिर है इन इक़दामात की वजह से ही थोड़ा हमने कंट्रोल कर लिया है इस मामले को। शाहिद साहब, कंट्रोल हमने काफ़ी कर लिया और ज़ाहिर जो पैनिक था वो कुछ हद तक कम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग खौफ का तो शिकार हैं। 3 केसेस हैं कराची के, क्या बताएंगे आप? जी देखें, बलूचिस्तान और सिंध जो है इसमें रिस्क ज़्यादा था। एक बलूचिस्तान तो ईरान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और सिंध में चूँकि ज़ायरीन जो हैं ईरान से ज़्यादा जाते हैं, पंजाब से भी और बाकी इलाकों से भी लोग पहले कराची आते हैं और यहाँ से ग्रुप्स की शक्ल में जो ग्रुप बनाने वाले ट्रैवल एजेंट हैं वो ज़्यादा कराची में हैं, तो वो वापस भी कराची आते हैं, यहाँ से जाते भी हैं, वापस भी कराची आते हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा रिस्क था। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों ने अपने तौर पर बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। सिंध में जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी गई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए और रोज़ाना की बुनियाद पर उस टास्क फोर्स का इजलास होता है। कल वज़ीर आला ने दोबारा उस टास्क फोर्स के साथ इजलास किया और कल शाम को ही डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और 5 वज़राए आला ने वीडियो लिंक पर इजलास किया। कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबों के दरमियान, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मिसाली है। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी डॉक्टर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की स्कूल बंद करने के हवाले से। ये सूबाई हुकूमत अपने हालात देख के ये फैसला कर सकती है और ये सूबाई हुकूमत का अपना अख्तियार है, वो ये फैसला कर सकती है। चूँकि यहाँ रिस्क ज़्यादा था तो मेरे ख्याल में ये सही फैसला था। और उतने केसेस वफाक में भी तो हैं, में जो है हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड बन गए हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में डॉक्टर्स भी तैनात कर दिए गए हैं और पूरा जो एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह आइसोलेशन वार्ड में काम करना चाहिए वो भी बना लिया गया है। मैं समझता हूँ कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इससे जान छूट जाएगी। चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ हमारे साथ में, और हम भी यही दुआ करते हैं और आप लोग भी परेशान ना हों और जो प्रिकॉशंस जो दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से उन पर आप ज़रूर अमल करें और ईमान रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें कि अल्लाह आपको इस वायरस से ज़रूर बचाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।